हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का आखिरी टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। उसके अलावा हम लोग एनर्जी डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इसमें हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे कि कैटलिस्ट का किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, प्रोमोटर पर क्या इफेक्ट होता है, तो सब पर चर्चा करेंगे और इसमें ओवरऑल सब कवर हो जाएगा। आने वाला 40-50 मिनट बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम लोग समझेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, उसमें कोलिजन का क्या रोल है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना। बोर्ड एग्जाम में बहुत मैक्सिमम इससे क्वेश्चन रहता है और बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। देखो, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बात जो है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये मेरा एक केमिकल रिएक्शन है। ए कन्वर्ट हो रहा है किस में, बी में। और इसके साथ एक रियल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है और इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स रखे हैं, वाटर। हमको इसको कन्वर्ट करना है वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट करना है, वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है। अब देखो, यहाँ पर सवाल यह है कि जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा ना, तो ध्यान रखना कि जैसे केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होगा कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। और जब कोलिजन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक जाएगा। अगर कोलिजन नहीं हुआ तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट तक नहीं जाएगा। समझ गए। तो पॉइंट नंबर 1 कि एवरी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस द कोलिजन आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग देमसेल्फ। मतलब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है इसमें खुद में कोलिजन होगा। जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जितना भी मॉलिक्यूल्स है सब आपस में कोलाइड करेगा और कोलिजन के बाद ही यह वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि सब कोलिजन क्या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुँचा देगा, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट तक कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा एकदम बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके लिए अलग अलग काइंड्स ऑफ कोलिजन है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उसमें कोलिजन होना तय है। समझ रहे ना, कोलिजन होगा तब भी जाकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट तक पहुंचेगा और नहीं तो बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला है। तो ठीक है। तो देखो, इसमें इसके आधार पर हम कोलिजन को दो कैटेगरी में बांटे हुए, ठीक है ना, दो कैटेगरी में बांटे हुए। एक कोलिजन को हम लोग कहते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन है। तो इफेक्टिव कोलिजन होगा ना, उसमें क्या होता है, देखो। और अब थोड़ा सा वापस आओ। जैसे कोई ये जनरल रिएक्शन है, H2 प्लस मान लो कि H2 और प्लस मान लो कि N2 है और हम बना रहे हैं NH3, ठीक है ना, NH3। तो क्या होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोलिजन होगा। दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोलिजन होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोलिजन होगा, तब जाके बनेगा अमोनिया। और जब अमोनिया अगर बनेगा तो यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा, क्या वो कैपेबल है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचा दे। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव कोलिजन जो होता है ना, वो क्या कहलाता है कि वैसे कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचा दे। और ध्यान रखना, वही रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचता है जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग वैसे एनर्जी को कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग वैसे एनर्जी को कहते हैं जो कम से कम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचा दे। तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना कि उसके बाद ये भी तुम बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी को थ्रेशोल्ड बैरियर भी बोल सकते हो। होता क्या है कि जब मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट तक पहुंचा दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो जिस कोलिजन के बाद अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव कर लिया, उस कंडीशन में रिएक्टेंट इजी में प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा। अगर सपोज करो कि हम इसको हीट देना शुरू किए, ठीक है ना, इसको हम हीट दे रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट तक देंगे हीट,
जिससे इसका 100 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाए, तभी ना वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं। अब इसी बात को थोड़ा सा दूसरे भाषा में समझो कि हम हीट दिए एकदम मतलब 5 सेकेंड 7 सेकेंड के लिए, और इसको हम क्या किए कि रिमूव कर लिए, इसको हम रिमूव कर लिए। आप बताओ क्या यह कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए याद रखना कि इफेक्टिव कोलिजन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। इफेक्टिव कोलिजन के बाद क्या होता है? कोलिजन के पास क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या काम है कि वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचा दे। कहने का मतलब है आगे आके एक और इसमें टॉपिक ऐड होगा बिल्कुल सिमिलर, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी रिएक्शन शुरू हो रहा है, इधर मान लो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इधर रिएक्शन पाथ है, ठीक है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी का यह लाइन है और रिएक्शन शुरू हुआ, इसको टच कर देगा तो हम लोग कहेंगे कि यह थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन किए हुआ है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। सिंपल सी बात है, याद रखना। इफेक्टिव कोलिजन वैसे कोलिजन को कहते हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी कंटेन करता है और वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट तक पहुंचा देगा। उस कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। समझ में आ गई बात? इफेक्टिव कोलिजन किसको कहते हैं? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट तक पहुंचा दे, उसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन कहने का अर्थ क्या है कि उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है तब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। ठीक। दूसरी बात है कि एक होता है इन इफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग ईटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है इन इफेक्टिव कोलिजन। तो इन इफेक्टिव कोलिजन एक वैसे कोलिजन है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स दैट डज नॉट कंटेन थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इसका मतलब यह है कि इन इफेक्टिव कोलिजन होगा उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगा। जैसे मान लो तुमको फुटबॉल को किक मार के गोल पोस्ट तक पहुंचाना है, अब हल्का सा उसको टच कर देंगे, थोड़ी ना पहुंच जाएगा। अगर मान लो 40-50 मीटर का रेंज होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हम अभी इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को हमको वेपराइज करना था, ठीक है, और हम क्या किए? हीट दिए और फिर रिमूव कर दिए, एट ए टाइम दिए और रिमूव कर दिए। अब बताओ यहाँ से किसी भी कीमत में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वही कहता है इन इफेक्टिव कोलिजन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होता है। और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन को तो छोड़ नहीं सकते, प्रोसीड तो करना पड़ेगा। कब तक? जब तक रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाए। प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा, हम लोगों का काम बन गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि एडिशनल एनर्जी। तो क्या करेंगे हम लोग कि जब इन इफेक्टिव कोलिजन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, बाहर से एनर्जी देंगे, तो जब बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे ना तो वो हमेशा एक्सेस नहीं तो एवरेज होगा। कम से कम उतना देंगे जिससे थ्रेशोल्ड बैरियर को अचीव कर ले, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड बैरियर को अचीव कर ले, और जैसे थ्रेशोल्ड बैरियर को अचीव करेगा ना तो यही इन इफेक्टिव कोलिजन खुद को इफेक्टिव कोलिजन बना लेगा। बात समझ में आई? क्या कर लेगा? इफेक्टिव कोलिजन बना लेगा। और जैसे इफेक्टिव कोलिजन बना लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक। तो इसीलिए कहते हैं द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड बैरियर एंड मेक इट सेल्फ इन इफेक्टिव टू इफेक्टिव कोलिजन, दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक बात याद रखना इन इफेक्टिव कोलिजन के टर्म्स में, इन इफेक्टिव कोलिजन के टर्म्स में कि जो हम बाहर से जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो एनर्जी क्या करता है कि इन इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। और जब इफेक्टिव में कन्वर्ट कर देगा तो उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा, और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा तो क्या होगा? रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा। तो जो बाहर से एनर्जी हम लोग जो जोड़े हैं ना, उसी एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ गए बात को? एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में हमेशा ये बात याद रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी या तो एवरेज होगा नहीं तो एक्सेस होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, याद रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एवरेज या एक्सेस।
या तो एवरेज होगा नहीं तो एक्सिस होगा। सिंपल वे में एक बार और समझ लो, मैं बता देता हूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड होता है तो उसमें कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। लेकिन हर कोलिजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचा दे। उसके आधार पर हम लोग कोलिजन को दो कैटेगरी में बांटे हुए, एक इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कहने का मतलब है कि इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, और जिस केमिकल रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है वो आसानी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसमें एडिशनल एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है। तो इसलिए याद रखना कि इफेक्टिव कोलिजन में एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जरूरी नहीं है कि उसको देना पड़ेगा। लेकिन इनइफेक्टिव कोलिजन एक वैसे कोलिजन है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा ही नहीं। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम लोग एडिशनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। उसी एडिशनल एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी करता क्या है कि वह सपोर्ट करता है कोलिजन को कि तुम अब इन इफेक्टिव से इफेक्टिव में कन्वर्ट हो जाओ, और जैसे इन इफेक्टिव कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बाहर से एनर्जी सप्लाई किए थे उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको याद रखना। उसमें सबसे पहला बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी ना तो जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव होगा। एक्टिवेशन एनर्जी ना तो कभी जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा। ठीक, अब किसी को जीरो सप्लाई करने से एनर्जी तो कोई बेनिफिट है नहीं, माइनस में सप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ गए ना, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना, जिस प्लेस पर जिसे जहां हम लोग स्टडी कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर अगर हाई है तो वहां एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। लो एक्टिवेशन एनर्जी नीड्स हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर होगा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। जैसे हमको अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बॉयल करना है, ठंडे के मौसम में अगर बॉयल करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा हीट गेन करेगा तब जाके अचीव करेगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम गर्मी के मौसम में अगर उसी को करते हैं बॉयल 50 डिग्री सेल्सियस मान लो कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, वहाँ पर अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स बॉयल करते हैं तो वहाँ कम टेम्परेचर में मतलब बहुत जल्दी वाटर मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाएगा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चारों पॉइंट याद रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक्टिवेशन एनर्जी नीड्स हाई एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा कब? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब। अब इसी बात को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है ना, जैसे एनर्जी डायग्राम फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एंडोथर्मिक एक वैसा प्रोसेस है, सबसे पहले समझो कि एंडोथर्मिक एक वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है। जैसे एक बात समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में बहुत अच्छे से स्टडी करना था, लेकिन हम लोग अभी समझते हैं। अगर ये पूरा प्लेस को अगर हम यूनिवर्स मान लेते हैं, पूरे प्लेस को यूनिवर्स मान लेते हैं, ये सर्कल जितना बनाए हम, ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें अगर हम लोग हीट चेंज के स्टडी को पढ़ रहे हैं तो इसी को कहते हैं सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और रेस्ट जो भी बच गया सिस्टम को छोड़ के उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि हीट गेन करेगा कौन? सिस्टम। और हीट को हम लोग जानते हैं कि दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं? एनर्जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट और एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। ठीक है ना, हीट और एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो इंडोथर्मिक करने का मतलब क्या है कि इंडोथर्मिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि हीट गेन कर रहा है। निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि हीट लॉस कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन कोई लॉस किया, जैसे सोडियम पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये बता रहा है लॉस कर रहा है, वहाँ गेन कर रहा है, लेकिन सिस्टम में वैसा बात नहीं है। देखो अब आगे हम इस पर बताते हैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनर्जी डायग्राम हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले फॉर इंडोथर्मिक इंडोथर्मिक में क्या होगा
डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा वह ग्रेटर देन होगा 0 से। कैसा होगा? ग्रेटर देन होगा 0 से। जब 0 से बड़ा होगा मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव है। समझ रहे ना बात को कि तो पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है और यहाँ कोई प्रोडक्ट है, तो डेल एच ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इंथैल्पी क्या है? तो इंथैल्पी हम लोग हीट को रिप्रेजेंट करते हैं कि यह एक इंथैल्पी है। ठीक है, तो डेल्टा एच अगर हम लोग निकालते हैं डेल्टा एच रिएक्शन, तो यह क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और ये हो गया सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ डेल्टा एच पी माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच आर। ध्यान दो ये वैल्यू कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा एच पी ये पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा यह पॉजिटिव है। अब इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के हीट के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तभी न जाके ये पॉजिटिव होगा। बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव होगा। समझ गए? अब इसी को लेकर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम बनाते हैं तो इसमें देखो डायग्राम में जैसे ये डायग्राम है। ठीक है, इधर जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक पिक पॉइंट पर डिसाइड कर लेंगे जहां थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा जो लाइन है ये वाला, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ईटी से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ईटी से। और ये मेरा हो जाएगा रिएक्शन पाथ। इसको क्या कहेंगे? रिएक्शन पाथ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिएक्शन पाथ। अब इसी में समझो, जैसे ये मान लो इसको हम बनाते हैं कि यह पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट है, पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको कन्वर्ट करना है पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट में। तो देखो ये वाला लाइन को समझो, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से समझ लो, पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो इसके बीच में और इसके बीच में जो भी ये चेंज जो दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं डेल एच ऑफ रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? डेल एच ऑफ रिएक्शन। और जिस टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को टच किया ना, तो यही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब एक्टिवेशन एनर्जी को टच कर लेगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। समझ गए बात को? जैसे यहाँ पर इस लाइन को टच करेगा तो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी मेंटेन किया, और थ्रेशोल्ड एनर्जी मेंटेन किया मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को लॉक किया। वहां पर जैसे ही इसको कंप्लीट करेगा हमारा प्रोडक्ट बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से गौर से देखो, यहाँ जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है किससे? रिएक्टेंट का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और देखो इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह ई ए डैश है और ये पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग मान लेते हैं कि यह ई ए है। ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में अगर हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला तो वही होगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू ई ए माइनस ई ए डैश। यही ना होगा? ठीक है, प्रोडक्ट मतलब इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसमें
सबसे खास बात याद रखना, ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जब हम लोग मूव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि यह बैकवर्ड डायरेक्शन है। और जब हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और राइट से लेफ्ट आते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ ये जो है, ये क्या है, ई ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये किस रिएक्शन के लिए है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और ये डैश क्या है, ये डैश ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, याद रखना इस बात को, बैकवर्ड रिएक्शन। अब चूंकि यहाँ पर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो यहाँ पर याद रखना कि ई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा किससे, ई डैश से, तब जाके यह जो वैल्यू होगा यह पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो याद रखना ये किसके लिए है, एक्सोथर्मिक के लिए। 3-4 पॉइंट है याद रखना। एक्सोथर्मिक में डेलेच ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक पहुंचता है तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब इसका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तब भी जाके ये इंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एनर्जी डायग्राम था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। बाद में हम एक्टिवेशन एनर्जी पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि मतलब कैटलिस्ट के यूज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ये बात समझ गए, ठीक है। इसके बाद जैसे अब तुम इंडोथर्मिक के लिए समझ सकते हो तो ये एक्सोथर्मिक के लिए आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो वही काम हम करेंगे। अब एक्सोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, जैसे इस बार है एनर्जी डायग्राम फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो यह एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें सिस्टम जो है, सिस्टम तुम केमिकल रिएक्शन को भी मान सकते हो, सिस्टम खुद हीट या एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करेगा, सिस्टम जो होगा वो खुद हीट या एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉर एक्सोथर्मिक, अब एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो करने का मतलब क्या है कि नेगेटिव हुआ। अब मान लो कि यहाँ एक कोई रिएक्टेंट है और फिर प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ अगर हम डेल्टा एच रिएक्शन लिखेंगे तो फॉर्मूला में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वही लिखना समेसन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस समेसन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए ना बात को। इसको क्या कहेंगे, डेल एच पी को, इसको हम लोग कहेंगे सम ऑफ एंथैल्पी, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे डेल्टा एच रिएक्शन को सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट। समझ गए। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करेंगे। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यह लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो होने के लिए इस बार रिएक्टेंट के एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हो, इसको बताओ कि डेल्टा एच प्रोडक्ट इज लेस देन द डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, तब जाके यह नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो डायग्राम बिल्कुल उसी का अपोजिट हो जाएगा। देखो, ठीक है, जैसे इधर मेरा यह एक्टिवेशन एनर्जी है और इधर मेरा रिएक्शन पाथ है, जहां रिएक्शन हम करा रहे हैं, रिएक्शन पाथ है। ठीक, हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन को हम लोग मानेंगे कि यह एक्टिवेशन एनर्जी का लाइन है, जिसको हम लोग कहेंगे कि यह थ्रेशोल्ड एनर्जी है। हम मान लो कि ये जो है
यह है पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कैसा है? पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां से ये चला और जिस पॉइंट पर आके मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिल गया, तो यही कहलाएगा कि यह इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। और इसको क्या कहेंगे? पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना, पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको याद रखना पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसके बीच में और इसके बीच में ये जो गैप बच रहा है, ठीक है ना, ये जो गैप बच रहा है इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा एच रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा एच रिएक्शन। अब देखो इसको फिर से हम मान लेते हैं कि यह ई ए डैश है और यहाँ पर यह क्या है? ई ए है। ठीक है ना, क्या है यह ई ए है। ठीक, इसमें ई ए क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ई ए डैश क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में अगर हम लोग कोशिश करें एंथैल्पी को डिटरमाइन करने का, तो डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ई ए माइनस ई ए डैश। ठीक है, ई ए माइनस ई ए डैश। ठीक है, देखो ई ए माइनस ई ए डैश, समझ गए? इसमें भी लिख लो, जैसे ई ए क्या है, तो ई ए जो है यह है एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और ई ए डैश क्या है? ई ए डैश है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। याद रखना, ठीक है, इसमें भी वही सब बात याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल से याद रखना कि एक्सोथर्मिक में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 0 होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा, और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होगा। जो डायग्राम है एनर्जी डायग्राम वो अपोजिट है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंट कम है। इसको मत नीचे से मत सोचने लगना, नहीं तो वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन यहाँ है लेकिन हम लोग जो रिएक्शन में बना रहे ना, तो मेरा मेन मकसद था कि एक्टिवेशन एनर्जी के रिएक्टेंट के लाइन जाके वहाँ पर टच करे। अब टच करेगा तभी ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक पहुँचेगा, समझ गए? तो ये हमारा डायग्राम है एक्सोथर्मिक। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ गए हो। देखो इसके बाद हम लोगों को जो चर्चा करना है, अब इसी दोनों का यूज करके, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन पर क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसी में आएगा कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए रेट कांस्टेंट, यही कहलाता है आर्हेनियस इक्वेशन। समझ गए ना? आर्हेनियस इक्वेशन यही कहलाता है। अब आर्हेनियस इक्वेशन के दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आर्हेनियस इक्वेशन के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उस स्थिति में रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन वेरिएबल टेम्परेचर के लिए, जब टेम्परेचर का रेंज अगर बढ़ा दे तो उस कंडीशन में हमारा रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको तुम और इसको आर्हेनियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हो। आर्हेनियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो होगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, रेट कांस्टेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेट कांस्टेंट के इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। दिस इज नोन एज द आर्हेनियस इक्वेशन। इसी बात को हम भाषा में लिखेंगे और फिर इसको हम लोग ड्राइव करेंगे, लॉग वगैरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? इस प्रीवियस वीडियो में हम लॉग का वैल्यू भी कैलकुलेट करना बता दिए, काफ़ी आसान होने वाला। अब देखो हम लोग इसको पढ़ते हैं। याद रखना सिर्फ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, rate constant of a chemical reaction is directly proportional
प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। समझ गए ना? ई ए और आर टी क्या है हम उसको बताएंगे। जैसे यहाँ अगर हम k को रेट कांस्टेंट लेते हैं, यह k क्या है? रेट कांस्टेंट है, जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेट कांस्टेंट है। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? माइनस ई ए बाई आर टी का। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि इस पॉइंट को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा लेंगे और एक कांस्टेंट डाल देंगे। अब आर्हेनियस का स्टार्टिंग पॉइंट नाम का क्या है? ए, तो हम लोग ए ही डालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू ए डॉट ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। हियर ए इज द आर्हेनियस फैक्टर, हियर ए इज इक्वल टू आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, ठीक है ना? ए क्या है? आर्हेनियस फैक्टर है, ठीक। अब एक काम करो, इसमें ना लॉग ले लो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? टेकिंग लॉग, देखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम लोग लॉग ले लेंगे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए डॉट ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। समझ गए बात को? अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी को फैक्टर बी मान लेते हैं और यहाँ फैक्टर ए है, तो लॉग ए बाई बी, देखो लॉग ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हम इस फॉर्मूला को इसमें लिख सकते हैं कि एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए और प्लस यहाँ एल एन है ना, तो इसको हम हटा देंगे एक्सपोनेंशियल बेस से, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई ए बाई आर टी। समझ गए? अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हटा लो तो 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। समझ गए? ये हमारा मेन इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको और काम कर लेते हैं कि आसान हो जाएगा। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2.303। हम लोग क्या करें ना, दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर देंगे। जब 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, यहाँ लॉग ए आर्हेनियस फैक्टर है और यहाँ प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू टी। ये हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है। याद रखना, ये को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? तो गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी पता है। आर को हम लोग कहते हैं गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और यहाँ पर टी क्या है? तो टेम्परेचर है। टी को हमेशा किस में लेना? तो टी को याद रखना, हमेशा केल्विन में इस्तेमाल करना है टेम्परेचर को, ठीक है। दिस इज नोन एज द आर्हेनियस फर्स्ट काइनेटिक्स। समझ गए? अब ये कब की बात था? जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे थे तब। अगर टेम्परेचर को रेंज को अगर बढ़ा दे, ठीक है, मेंशन कर सकते हो, ये सारा जो हम लोग काम किए हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दो बार कोशिश करेंगे टेम्परेचर को वेरिएबल करके, एक T1 एक को T2 लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करते हैं। समझ गए ना?
अब देखो हम इसी इक्वेशन से काम करेंगे। देखो हमारे पास जो इक्वेशन था वो इक्वेशन यह था आर्हेनियस के लिए कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। हम इसको क्या करेंगे कि दो कंडीशंस लेके चलते हैं। एक, log k1 इज इक्वल टू log a। देखो a आर्हेनियस फैक्टर है तो इसको log a1 मत कर देना, ठीक। अब माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू T1, यहाँ पर हम T1 कर दिए। और सिमिलरली अगर log k2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू T2। ठीक है, हम लोग इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। करेंगे क्या कि सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा लेंगे। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो गौर से देखो क्या हो जाएगा। देखो तो यहां से हो जाएगा log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2 और फिर माइनस। देखो इसमें 2 फैक्टर है ना तो माइनस में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा log a माइनस 2 ई ए बाई 2.303 आर और यहाँ हो जाएगा T1। ठीक है, अब देखो log k2 बटा k1 को हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा log k2 बटा k1। अब देखो कुछ हम यहीं पर स्किप कर देते हैं, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। जब कैंसिल हो जाएगा अब देखो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ई ए बाई 2.303 आर इंटू T1 और फिर माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2। समझ गए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ई ए बाई 2.303 आर, यहाँ भी है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा log k2 बटा k1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 2.303 आर इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इसमें ध्यान देना कि T2 जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा T1 से। समझ गए। तो ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम है। अब देखो यहाँ 3 केस बना सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर 3 केस बना सकते हो। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि नहीं K1 तो नेगेटिव नहीं होगा तो इसलिए हमेशा होगा ये वाला जो वैल्यू होगा T2 वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ गए, तो इस पर ध्यान देना। तो ये था हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं और प्रोमोटर किसे कहते हैं। ठीक है ना, दोनों के बारे में हम समझेंगे, एक एग्जांपल भी लेते हैं और उस पर चर्चा भी करेंगे। देखो तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और प्रोमोटर जो होता है, सबसे पहले बात 1 बाय 1 हम लोग कैटलिस्ट समझते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोमोटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कैटलिस्ट देखो कैटलिस्ट एक वैसे केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रेट को इंक्रीज कर देता है।
मतलब ये हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। द कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? इट इज अ केमिकल substance which increases the rate of chemical reaction, ठीक है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। और तुम लिख सकते हो कि कैटलिस्ट retard the एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, किसी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम रहेगा उतना जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, या तुम बोल सकते हो कि रेट को बढ़ा देता है, या तुम बोल सकते हो कि यह एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है। जैसे एक ग्राफ से समझो, ठीक है ना, ये एक ग्राफ है, इधर मेरा एक्टिवेशन एनर्जी का है और इधर मेरा रिएक्शन पाथ है, यह रिएक्शन पाथ है। जैसे मान लो हमको अल्केन से अल्किन में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो CH2 डबल वन CH2 है, ठीक है, इसको हम H2 दे रहे हैं और यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो ये बनेगा ज़रूर CH3 अब, लेकिन इसका एक्टिवेशन एनर्जी का जो लाइन होगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? हाई, EA इज वेरी हाई। जो सब्सटेंस हमको 5, 10, 15 मिनट में बनना चाहिए था वो 100, 150 साल में बनेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को रिटार्ड करेगा। कब? हम अब इसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं, जैसे H2 के साथ में हम एक मेटल कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। था देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना घट गया, बहुत कम। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन किससे है? कैटलिस्ट से, ठीक है ना। यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी तुम देख रहे हो बहुत कम है, बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी है, जल्दी हो जाएगा रिएक्शन, समझ गए ना। अब देखो, इसी को कहते हैं हम लोग कि कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट में दो बात याद रखना है, या तुम बोल सकते हो कि रिएक्टिविटी रेट को बढ़ा देता है, या तुम बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। अब कैटलिस्ट जैसे डाले रिएक्टिविटी रेट घट गया और एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी हो गया। लेकिन इस केस में जब हम कैटलिस्ट नहीं डाले थे तो देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कितना ज़्यादा है, इम्पॉसिबल है बनना, समझ गए ना। तो इस बात को याद रखना। दूसरा बात है कि प्रोमोटर किसको कहते हैं। तो प्रोमोटर एक वैसे केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। याद रखना, मैं यहां लिखता हूं कि प्रोमोटर किसे कहते हैं। प्रोमोटर इट इज अ केमिकल substance which decreases rate of chemical reaction। क्या करेगा? यह केमिकल रिएक्शन के रेट को घटा देगा। अब इसको नोट कर लो, हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तुमको, देखो कि क्या होता है। जैसे देखो, जैसे मान लो कि N2 है और प्लस 3H2 है, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है अमोनिया में।
तो मान लो कि हम एक कैटलिस्ट Fe रखें और दूसरा हम मोलिब्डेनम रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, यह कैटलिस्ट है, यह क्या है, कैटलिस्ट है। तो इसका क्या होगा, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये है प्रोमोटर, इसको क्या कहेंगे, प्रोमोटर। तो इसका काम क्या है कि यह रिएक्टिविटी रेट को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेज रिएक्टिविटी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। याद रखना, कैटलिस्ट का काम है रिएक्टिविटी रेट को बढ़ा देना और प्रोमोटर का काम है रिएक्टिविटी रेट को घटा देना। तो ये थे कैटलिस्ट और प्रोमोटर के बाद। आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पता है, अरेनियस इक्वेशन को कहते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक था, आप बढ़िया से इसको कोशिश कीजिएगा समझने का। इसका नेक्स्ट जो वीडियो मेरा होगा, या तो एक लेक्चर हो या 2 लेक्चर हो, लेकिन फुल्ली PYQ होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी हैं हम लोग इस पर करने की कोशिश करेंगे, IT और मेडिकल का, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।